स्वागत है दोस्तों फिर से आपके अपने चैनल पर। आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए इतिहास की महत्वपूर्ण वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके NCERT 12 की बुक से। ये बुक 1 है और बुक का चैप्टर 1 है जिसका पार्ट 3 वीडियो का है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि चैप्टर 1 जो है रिलेटेड प्राचीन भारतीय इतिहास से है। उसमें सबसे पहले दिया गया है कि मोहनजोदड़ो में जो है एक नियोजित शहर पनपी थी और उस शहर की विशेषताएं क्या थी, इसको मतलब जो है आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है क्योंकि इनसे सवाल बहुत बनते हैं। तो मोहनजोदड़ो के नियोजित शहर जो है, हालांकि सर्वप्रथम जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसमें कि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है एक केंद्रित शहर के रूप में ज़्यादा जाना गया है, इसलिए उसका नाम प्रमुखता से ली जाती है। तो उसकी विशेषता ये थी कि विचित्र पहलू, वहाँ मोहनजोदड़ो में क्या विचित्र पहलू शहरी केंद्रों का विकास देखने को मिला। ठीक है। और सबसे पहले कौन सा खोजा गया था, ये मैंने बताया कि सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, लेकिन मोहनजोदड़ो में काफ़ी चीज़ें पाई गई हैं, इसकी प्रमुखता हड़प्पा से ज़्यादा है। मोहनजोदड़ो जो है सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है और मोहनजोदड़ो की जो बस्ती जो है 2 भागों में विभाजित की गई है और उसकी बस्ती को जो छोटी बस्ती और बड़ी बस्ती में विभाजित किया गया है। छोटी बस्ती जो कि ऊंचाई पर था, बड़ी बस्ती नीचे की तरफ थी। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार लगभग 100 मील 100 मील लंबी लाहौर से मुल्तान के बीच जो रेलवे लाइन बनी थी, उनके पटरियों के निर्माण में हड़प्पा के प्राचीन ईंटों का प्रयोग किया गया था, ऐसा अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने कहा है। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व किसका भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दुर्ग और निचला शहर। नेक्स्ट है आपका दुर्ग और निचला शहर। तो उसकी विशेषता क्या थी? दुर्ग और निचले शहर के बारे में ये दिया है कि दुर्ग कच्ची ईंटों के चबूतरों पे बना था। किस पे बना था? कच्ची ईंटों का जो है चबूतरा एक बड़े पैमाने पर, बड़े क्षेत्र पर बनाया गया और उसी पे दुर्ग का निर्माण किया गया। ठीक है। दुर्ग जो है चारों ओर दीवार से घिरा था। क्या हुआ था उसमें? चारों ओर दीवार से घेर दिया गया था। और यहाँ पर निकला नहीं, निचला होगा। निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। शहर के कई भवन चबूतरों पर बनाए गए थे और शहर के कई विशेष भवन जो है चबूतरों पर बनाए गए थे। और दुर्ग का एक छोटा ऊंचा पश्चिमी भाग तथा एक बड़ा निचला पूर्वी भाग होता था। दुर्ग के ऊपर क्या होता था? एक छोटा ऊंचा भाग होता था जो पश्चिम की तरफ होता था और एक बड़ा निचला भाग होता था जो पूर्वी की तरफ होता था। ईंटों का एक निश्चित अनुपात होता था। ईंटें जितनी ही बनाई गई, चाहे वो कच्ची हो चाहे वो पक्की हो, उनका एक निश्चित अनुपात होता था। ऐसा प्रतीत होता है उन चीज़ों को देख करके कि ईंटें जो है अपने निश्चित अनुपात में होते थे और जो है उनकी दिशाएं जो है एक निश्चित दिशा में तय की गई थी। ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बस्ती का पहले नियोजन किया गया था, बाद में उसका क्रियान्वयन किया गया था। यानी कि बस्ती का जो है एक जो है नियोजन जो किया गया कि हाँ वो किस प्रकार से बनेगा और उसके बाद उस पर काम किया गया था, ऐसा उसको देख करके प्रतीत होता है। नेक्स्ट है नालों का निर्माण। नालों का निर्माण किस प्रकार किया गया था? नाले जो हैं ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो का बहुत ही विशेष है क्योंकि ऐसे नाले, ऐसा नियोजन विश्व के किसी भी संस्कृति में देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए यहाँ के नाले बहुत ही विशेष माने गए हैं अपने काल के। प्राचीन काल की जितनी भी संस्कृतियाँ थी उनमें इसका स्थान बहुत ही प्रमुख है। हड़प्पा की नालियाँ उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। नियोजित जल निकास प्रणाली, यानी कि जल का निकास कैसे होगा। अगर शहर में लोग रह रहे हैं तो जल का प्रयोग करेंगे, पिएंगे या फिर उसको जो है उसका रिमूव भी करेंगे।
बाथरूम शौच के रूप में, तो वो किस प्रकार वहाँ से निकलेगा, शहर में गंदगी ना फैले, इसका पूरा के पूरा पर ये किया गया था, प्रबंध किया गया था। और सड़कों गलियों का निर्माण ग्रिड पद्धति में किया था कि सड़कें और गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, उसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले सड़क और गलियों का, यानी कि वो जो शहर का जो निर्माण किया गया था, पहले सड़क और गली बनाया गया। हमारे यहाँ अभी भी इतने मॉडर्न या आधुनिक काल में क्या होता है, हम लोग क्या अभी भी देखिएगा, जब बस्ती या शहर बनता है तो क्या करते हैं लोग, पहले घर बना लेते हैं, फिर नाली किधर निकलेगा और रास्ता किधर निकलेगा, उसके लिए झगड़े हो जाते हैं। पर वो आज से 4-5 हज़ार साल पहले इसमें देखा गया है कि वो उनका जो शहर का निर्माण था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का, सड़कें और गलियों का निर्माण पहले किया गया, फिर उनके आवासों का निर्माण किया गया था। ठीक है, प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटी होती थी, यानी कि गली में जल निकास प्रणाली थी, गली में आवाजाही का जो है प्रबंध था, इसलिए प्रत्येक घर जो है एक जो है गली के दीवार से सटी होती थी। ये उसकी विशेषता थी। अब गृह स्थापत्य, घरों का निर्माण उन्होंने किस रूप में किया था, वो भी एक नियोजन प्रणाली बहुत ही प्रमुख रही है कि ग्रिड पद्धति में हुआ है। ग्रिड पद्धति में समकालीन विश्व के किसी भी संस्कृति में ग्रिड पद्धति से गृह स्थापना की बात नहीं देखी गई है। तो ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बहुत बड़ी उपलब्धि और विशेषता मानी जा सकती है। उसकी विशेष बातें क्या थी? उसकी विशेष बात यह थी कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का था, जहाँ पर के पब्लिक रहती थी, जनता रहती थी। अधिकतर घर जो है आंगन पे केंद्रित था, यानी आंगन बीच में होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। आंगन में क्या होता था विशेष कार्य, खाना पकाया जाता था और कताई बुनाई जो भी एक्स्ट्रा वर्क है महिलाएं करती थी आंगन में। भूमि के नज़दीक दीवारों पर खिड़कियां नहीं होती थी। भूमि के नज़दीक अगर वो दीवार या रोड से सटी है तो उनके नज़दीक जो है खिड़कियां नहीं होती थी। फर्श जो है घर के हो या फिर किसी भी जगह के उनके हैं, वो ईंटों के बने होते थे। किसके बने होते थे? ईंटों के। सभी घरों में ईंटों के फर्श से बना स्नान घर भी होता था। ये बहुत ही विशेष बात है कि आज भी बहुत से लोग जो है गांव में हमारे जो है स्नान घर नहीं बना होता, तालाबों में चले जाते हैं, नदी में चले जाते हैं, है ना। तो लेकिन वो 4-5 हज़ार साल पहले उन्होंने एक विशेष बात रखी थी कि सभी घरों में स्नान घर भी होता था। ठीक है, वो बाहर नहीं जाते थे। कुछ घर 2 मंजिले भी होते थे जिनके लिए सीढ़ियों का, यहाँ मिस्टेक है, जिनके लिए सीढ़ियों का प्रबंध होता था। कई घरों का अपना कुआं भी होता था। ठीक है, वो उनके घर में ही कुआं होता था जिनका वो प्रयोग करते थे। और कुआं का एक हिस्सा जो है रोड या गली की तरफ भी खुलता था, जो कि राहगीर पानी का इस्तेमाल करते थे आते जाते, तो उनके लिए भी वो रास्ता दिया गया था। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या क्या है? मोहनजोदड़ो में कुओं की लगभग 700 संख्या बताई गई है। नेक्स्ट है स्नानागार। मोहनजोदड़ो के स्नानागार भी बहुत विशेष महत्व रखती है और ये अति महत्वपूर्ण है कि ये इनको जो आप जो है अपने स्मरण में रखें। यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। ये स्नानागार कहाँ पर बना था? स्नानागार दुर्ग पर बना था, यानी कि ऊपरी हिस्से में बना था। और वहाँ 2 विशेष चीज़ें थी, माल गोदाम जिनमें कि अनाजों को जमा किया जाता था, और विशाल स्नानागार, ये दुर्ग पर था। स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार, यानी कि दुर्ग के ऊपर जो आंगन था उस पर बना एक आयताकार जलाशय था, जिसको के स्नानागार का नाम दिया गया है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है, ये जो स्नानागार थे ये चारों ओर गलियारों से घिरा था। किससे? गलियारों से घिरा था। और उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ जलाशय में उतरने के लिए बनी हुई थी, यानी उत्तर की ओर से सीढ़ियाँ जाती थी और दक्षिण भाग से भी सीढ़ियाँ जाती थी। ठीक है, जिप्सम का प्रयोग वहाँ जलाशयों को जोड़ने के लिए किया गया था, ताकि जलाशय में जो है एक स्थायित्व बना रहे और पानी वहाँ से मतलब बिना प्रयोग के निकास ना कर जाए, इसलिए जिप्सम का प्रयोग करके उसको मजबूती प्रदान की गई थी, ताकि जलाशय को जलबद्ध किया जा सके, जल ठहरने का उसमें इंतजाम किया जा सके। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे। जलाशय का जो 4 हिस्सा था ना, तो 4 क्योंकि आयताकार था तो इसमें 3 और कक्ष बने हुए थे। एक कक्ष में
जलाशय के पानी के लिए कुआं बना हुआ था। उसी कुएं के पानी को जलाशय में भरा जाता था स्नानागार में, और जलाशय का पानी एक बड़े नाले से बाहर बह जाता था, यानी जब उसका प्रयोग कर लिया जाए तो उसको बाहर निकालने का भी इंतज़ाम किया गया था। इसके उत्तरी गली में 8 स्नानागार बने हुए थे। कितने? 8 स्नानागार इसके उत्तरी गली में। ये याद रखिएगा कि जो जलाशय या विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया, उसके उत्तरी गली में कितने स्नानागार थे? 8 स्नानागार बने थे। ठीक है। इसकी संरचना से प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग माने इस प्रकार जल को भरने का, जल को निकालने का सारा प्रबंध किया गया था कि देखने से पता चलता है कि ये किसी विशेष अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था। जलाशय की एक अभिन्न विशेषता ये भी थी। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। मोहनजोदड़ो के एनसीईआरटी से संबंधित जो भी विवरण है, मैं आपको विशेष बातें उपलब्ध करा रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और अपने दोस्तों में भी मेरे वीडियो को शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।